उसमें हमको ये जानना था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो आपका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो प्रिपेयर कैसे होता है, आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, हमने ये देखा था। कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, NaCl के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें हमने ये देखा था कि जो सोडियम होता था अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता था, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड जनरेट हो जाता था। इस केमिकल बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ आयन की वजह से जो हमारा एक एटम होता है सोडियम, उस पे पॉजिटिव आयन आ जाता है, और जो हमारा क्लोरीन एटम होता है उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन आ जाता है, जिस वजह से आयन जनरेट होने की वजह से इसका जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ये हमने डिस्कस किया कर लिया था। सॉरी, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जब भी आप आयनिक बॉन्ड किसी भी केमिकल कंपाउंड में प्रिपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका एटम उस मॉलिक्यूल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप NaCl की बात करोगे तो आप सभी जानते हैं कि Na हमारा क्या है, एल्काइली मेटल है जो कि फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ अटैच जो Cl है वो कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर यही बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर करते हो तो उसमें जो मॉलिक्यूल या एटम पार्टिसिपेट करते हैं उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से वो आपस में क्या हो पाते हैं, कंबाइन हो पाते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं रहेगा, तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि तब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस नहीं होगा, तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो हमारा क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। इसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट के बारे में डिस्कस करें तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। इन अ ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम आओगे पीरियोडिक टेबल में तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है क्या होता है, वो पूरी तरीके से इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है अगर वो ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड आसानी से प्रिपेयर कर लेगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप सभी जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके ऑब्जेक्ट के अंदर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, जाती है, जिसकी वजह से वो उस सेल में क्या करते हैं, एक प्लेस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पर अगर कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से कौन सा बॉन्ड बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल आपका फैक्टर था जिसमें आपने क्या जानना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या एलिमेंट में आप पढ़ चुके हो, जो कि आपका कौन सा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी। ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और ना ही आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको काफी अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप किसी भी केमिकल का जो वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होता है उसके बारे में समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी, नेक्स्ट होता है आपका लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसको बोला जाता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। तो जितने भी आपके कौन से कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl मेरा क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, और इस सॉल्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो ये एक क्यूबिक शेप का होता है।
आप अपने घर पे जो भी सॉल्ट है उसका एक पार्टिकल उठा के देखना, उसका एक पार्टिकल आपको इस क्यूब शेप का दिखाई देगा। और आप सभी जानते हैं कि जो सॉल्ट होता है हमारे कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में है और साथ में अगर उसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनाएगा, वो आयन बनाएगा। इसका मतलब है कि वो सॉलिड कौन से फॉर्म पे होगा, क्रिस्टल फॉर्म पे होगा, ठीक है। क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। जब भी कोई आप सॉलिड स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे आइस की मैं अगर बात करूं तो आइस में लेयर बाय लेयर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारा जैसे फोम होता है तो वो नॉर्मल हमारा सॉफ्ट सॉलिड हो जाएगा, या फिर कोई आपका लकड़ी का टुकड़ा है तो वो नॉर्मल सॉलिड हो जाएगा। उसको आप लेयर बाय लेयर सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको बोला जाता है जिनको लेयर बाय लेयर एक पर्टिकुलर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये जनरली हमको ऐसे केमिकल कंपाउंड में देखने को मिलता है जो कौन सा बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं, आयनिक बॉन्ड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है तो इन दी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उसको क्या बोला जाता है, लैटिस बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हमारे जो आयंस हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर पे अरेंज्ड हैं, मतलब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, ऐसा एक अरेंजमेंट मिल रहा है आयंस का, तो तब उसको क्या बोला जाता है, उस सॉलिड को जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको लैटिस बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो लैटिस है दैट इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस भी इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें जो अरेंजमेंट है उसको हम लैटिस बोल रहे हैं, जिस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा, ठीक है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में होगा क्या, जो आयंस हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जब आयंस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने पर एक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब देखो क्रिस्टल लैटिस जुड़ रहा है आपस में आयन के थ्रू, तो उसके जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है लैटिस के जुड़ने से, उसको कौन सी एनर्जी बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। मतलब इन केमिस्ट्री अगर कोई केमिकल एटम जो आयनिक फॉर्म में है और आपस में वो कंबाइन होते हैं, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जिस एनर्जी को वो रिलीज करते हैं उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपका जो लैटिस एनर्जी है इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो एफिशिएंसी है काफी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि आयंस के जुड़ने की जो एबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो आपकी लैटिस एनर्जी होती है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है पूछा जाएगा, तो इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम रिएक्शन में इसको लिखते हैं तो इस कैपिटल यू के सामने एक नेगेटिव का सिंबल लगा देते हैं। ये नेगेटिव का सिंबल हमको क्या बता रहा है कि यहाँ से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो कौन सा सिंबल लगाते हैं, पॉजिटिव का सिंबल। मैंने आपको कब बताया था, जब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और जो हमारा एक्सोथर्मिक होता है उसमें एनर्जी क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तब नेगेटिव सिंबल का यूज किया जाता है, और जब एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है तो पॉजिटिव सिंबल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर यू के सामने नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन अगर आपका कैपिटल यू का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वो ये बता रहा है कि वहां से लैटिस एनर्जी रिमूव हो रही है। और आपकी लैटिस एनर्जी तब रिमूव होगी जब आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर, जब आयंस को आपस में क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों आयन के कंबाइन होने पर हमारा क्या बनता है, एक क्रिस्टल बनता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफाइन भी दिया हुआ है, इस डिफाइन में ये बहुत बताया गया है कि एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एनी क्रिस्टल, मतलब आयन
कंबाइन होंगे तभी आयनिक क्रिस्टल आपका बनेगा। तो इस टाइम पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। मतलब किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। अब देखो, जब आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो ये कुछ स्टेप्स में फॉर्म होता है। ये स्टेप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास एक मेटल होता है। मेटल कौन से स्टेट में होता है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी मेटल हमारा एक एटम होता है, एटम पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से किसी भी एटम में, चाहे आपका मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर आपका मेटेलॉइड हो, उनमें किसी भी टाइप का कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोसेस होता क्या है, किसी मेटल एटम को जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही गैसेस में कन्वर्ट करेंगे उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लूजली हेल्ड हो जाते हैं। लूजली हेल्ड होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से हम अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे न्यूट्रल मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उस पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है। वो चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मेटल एटम से हम क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक आयन बना लेता है। ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 2 आयन आ जाएंगे, 3 को रिमूव किया तो 3 आयन आ जाएंगे। मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इस वजह से इस पे एक पॉजिटिव आयन आ गया। अब देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अपने जो न्यूट्रल एटम थे उसको आयन में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो गेन करेगा। जैसे यहाँ पे एज अ एग्जांपल बताया गया है कि एक कोई मेरा एलिमेंट है जो इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू जिस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब किसी भी मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और गेन करने के बाद ये भी हमारा एक न्यूट्रल एटम होगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो, मेरे पास एक पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है और एक नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। मैंने 2 स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है, पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी वजह से उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। ठीक, अब ये नेगेटिव मेटल एटम का पॉजिटिव और जो मेरा अदर एलिमेंट है उसका नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद मेरा क्या बन जाएगा, एक सॉलिड आयन फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। और जब ये आयन आपस में कंबाइन करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन के थ्रू एक लैटिस क्रिस्टल तो बनेगा ही, और साथ ही एक एनर्जी भी इसमें रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, लैटिस एनर्जी बोला जाएगा। और इस लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, कैपिटल यू से। और इस कैपिटल यू के सामने नेगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ है तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसमें से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये लैटिस एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा और साथ में ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं इसके वो अफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी पर। तो देखिए, इसमें बताया गया है सबसे पहले साइज ऑफ द आयंस, और सेकंड बताया गया है इसमें जो हमारा क्या होता है, चार्ज ऑफ द आयंस। मतलब जो एलिमेंट क्रिस्टल लैटिस को बनाने में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एलिमेंट का साइज क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है हमारा लैटिस एनर्जी। और साथ में किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द आयंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज ऑफ द आयंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, एक NaCl का बताया गया है और एक KCl का बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो Na बनेगा पॉजिटिव और K बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इस K पॉजिटिव का मैं साइज पूछूं आपसे और Na पॉजिटिव का साइज पूछूं, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Na का क्या होता है, 281 होता है। ठीक है,
मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से इसमें कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। और इसके बाद मैंने क्या किया, पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2881 हो जाएगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो के पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो Na पे कितना सेल है, 2 सेल है, जबकि पोटेशियम पे कितना सेल है, 3 सेल है। मतलब साइज किसका बड़ा हो गया, पोटेशियम का साइज बड़ा हो गया और सोडियम का साइज हमारा छोटा हो गया। और जब हम इसका लैटिस एनर्जी का अमाउंट देखते हैं तो देखो यहाँ पे NaCl का जो लैटिस एनर्जी का अमाउंट बताया गया है वो कितना बताया गया है, 769 पॉइंट बताया गया है, 8 किलो जूल पर मोल बताया गया है। और जो पोटेशियम क्लोराइड का है मतलब KCl का यहाँ पे बताया गया है 698 पॉइंट हमारा है 7 किलो जूल पर मोल बताया गया है। अब देखो किसका अमाउंट ज्यादा है, 769 का अमाउंट ज्यादा है या 698 का अमाउंट ज्यादा है। तो हम सभी देख रहे हैं कि 769 का अमाउंट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, एटॉमिक या फिर जो हमारा आयन है उसका साइज छोटा होगा, तो उसमें से जो हमारा लैटिस एनर्जी निकलेगा वो मोर होगा। मतलब लैटिस एनर्जी का अमाउंट ज्यादा तब होता है जब हमारे आयन का साइज क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो आयन जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। जब आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे तो इसमें आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको दिया गया है Li प्लस दिया गया, Na प्लस दिया गया, K प्लस दिया गया और Rb प्लस दिया गया, और बोला जाएगा कि इसको लैटिस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है, Li प्लस का है। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li प्लस ग्रेटर देन हो जाएगा Na प्लस, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा K प्लस, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा आपका Rb प्लस। दिस इज अ लैटिस एनर्जी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, आप ये बोल सकते हो। तो लैटिस एनर्जी का फर्स्ट फैक्टर हमको क्या बता रहा है, लैटिस एनर्जी का फर्स्ट फैक्टर हमको ये बताता है कि जैसे जैसे आयन का साइज छोटा होता जाता है लैटिस एनर्जी का अमाउंट उतना ज्यादा होता जाता है। क्यों ज्यादा होता जाता है, बिकॉज साइज छोटी है। साइज छोटी है तो अगर उसको आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है तो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं मतलब उसमें एनर्जी क्या होती जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, मैंने आपको बताया था। तो उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके कंबाइन या अदर एलिमेंट को अट्रैक्ट करने में क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है। इस वजह से लैटिस एनर्जी का अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है चार्ज ऑन द आयंस। ठीक है, मतलब जो हमारा आयन है उस पे कितने चार्जेस प्रेजेंट है। जैसे Na है तो Na पे मेरा 2 प्लस का चार्जेस भी हो सकता है, इसके अलावा 3 प्लस का चार्जेस भी हो सकता है, 1 प्लस का चार्जेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे चार्ज का जो अमाउंट है या आयन का जो अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारे आयंस का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नहीं छोड़ूंगी, अब जाओ।
तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आपका लैटिस एनर्जी जो है उसका यूज किया जाता है। तो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ तो देखिए ये आपका जैसे जैसे साइज हमारा क्या होता जाता है, साइज आपका क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, लैटिस एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आयन का नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लैटिस एनर्जी का अमाउंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये लैटिस एनर्जी के दो फैक्टर हैं आपके, एक आपका नंबर ऑफ आयंस है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, साइज ऑफ द आयंस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की आप बात करोगे, तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो 10 मिनट लेट जाएंगे। चलिए अब इस पे देखिए होगा क्या, ये तो हमारा लैटिस एनर्जी हो गया। इस लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आपको क्लियर भी हो गया होगा। और जनरली आप याद रखेंगे ये कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है पूछा जाएगा, तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के अगर प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर्टीज में होगा क्या, इसमें कुछ ही फैक्टर्स जो हैं। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जो सॉलिड होता है दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें डिस्क्रीट लिखा गया है। इस डिस्क्रीट का मतलब क्या है, थोड़ा अलग प्रकार का क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा NaCl जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, जिसमें एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन के जो आयन हैं वो उसके सराउंडिंग एरिया में क्या करते हैं, घेर कर रखते हैं। लास्ट बेंच, आप 15 मिनट लेट जाओगे, अकेले मैं आपको खड़ा करके रखूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए होगा क्या, ये आपका फिजिकल स्टेट हो गया। अब फिजिकल स्टेट के बाद आपका आ जाता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है, देखो यहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन आपस में जुड़े हुए हैं। आपका अगर कोई मेटल है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है मतलब मुझे इसको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखो आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, तो सबसे आसानी से आप किसको मेल्ट कर पाओगे, जो आपका सॉलिड गैस होगा उसको, उससे आसानी से आप लिक्विड को, और सबसे डिफिकल्टी से आप सॉलिड को मेल्ट कर पाओगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से होगा क्या, उसका जो आयनिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो केमिकल है उसके बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट केमिकल हमारा क्या फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके राइट डायरेक्शन में ही इसको नेगेटिव आयन क्या करेगा, सराउंड करके रखेगा। आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा उसके स्ट्रक्चर में कि Na+ अगर सराउंड में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसके सराउंड में इधर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इधर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इधर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। देखो कैसे, ये मेरा एक क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है। NaCl की क्रिस्टल में होगा क्या, यहाँ पे अगर सोडियम आयन प्रेजेंट है तो इसके बगल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, Cl आयन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, Cl आयन प्रेजेंट होगा। इसके नीचे वाले पोर्शन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी Cl आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी Cl आयन प्रेजेंट होगा। मतलब इसके सराउंड में क्या है, जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन आपका क्या हो जाता है यहाँ पे,
प्रेजेंट हो जाता है, मतलब ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्टर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट कैटायन बना रहा है और एनायन बना रहा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को जब वो कंडक्ट करेगा, इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन याद रखना, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये मेल्टिंग स्टेट में और एक्वस स्टेट में, मेल्टिंग स्टेट का मतलब है कि मैंने NaCl को लिया और NaCl को लेने के बाद मेरे में नहीं हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस हो जाता है। Na प्लस और Cl माइनस होने के बाद होता क्या है, Na प्लस आपका कैटायन हो जाएगा, Cl माइनस आपका नेगेटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कैटायन और नेगेटिव आयन हुए तो ये आसानी से क्या करते हैं, जो करंट है हमारा, उस करंट को ये कैरी करने का काम करते हैं। लेकिन कब, जब ये मेल्टिंग फॉर्म पे होगा और एक्वस फॉर्म पे होगा। ठीक है, मेल्टिंग फॉर्म और एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म मतलब जब मैं कोई सॉल्ट को लेके किसमें डिसॉल्व कर दूंगी, वाटर में डिसॉल्व कर दूंगी। तो अगर मैंने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी वो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। और अगर मैं उसको मेल्ट कर दूंगी तो भी वो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा, मतलब एक कैटायन बनाएगा और एक एनायन बनाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन देयर मेल्टिंग स्टेट एंड आयनिक स्टेट, इस बात को आप याद रखेंगे। नॉर्मल स्टेट पे ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मतलब अगर सिर्फ मैं इसके सॉलिड क्रिस्टल की बात करूंगी तो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है, या फैक्टर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, जिसको बोला जाता है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे, जैसे ये आपका क्या हो जाता है, ये आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन मतलब जो आयन प्रेजेंट है वो आपस में क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद आपका एक प्रोडक्ट बना देता है या एक कंपाउंड बना देता है। जैसे यहाँ पे AgCl आपस में कंबाइन हुए, जिसमें हमारा Ag प्लस आयन के फॉर्म पे है और Cl हमारा नेगेटिव आयन के फॉर्म पे है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, AgCl बना लेंगे, और ये AgCl हमारा क्या हो जाएगा, PPT हो जाएगा, जिसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो आयनिक रिएक्शन को भी क्या करता है, शो करता है। इसके बाद हार्डनेस एंड ब्रिटल नेचर। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से सारे के सारे क्या होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, और जैसे जैसे उनका आयनिक चार्ज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो हार्डनेस होता है वो भी कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे हार्डनेस इंक्रीज होगा, इस बात को याद रखिएगा, जो लैटिस एनर्जी है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, जो कि आयन के कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होती जाती है, एमिट होती जाती है या रिलीज होती जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी बताई गई है, सॉल्युबिलिटी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सारे फैक्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है आपका, सॉल्युबिलिटी हो जाता है। फैक्टर ना प्रॉपर्टी बोला जाए। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, देखो कोई भी आपके पास सॉलिड है, उस सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा। अब देखो होता क्या है, जैसे आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ओनली पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर सॉल्वेंट उनको बोला जाता है जिनमें पोलर बॉन्ड क्या होगा, जनरेट होगा। पोलर बॉन्ड कब जनरेट होता है, जब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सॉल्वेंट की बात करूं, जैसे मेरा वाटर, वाटर क्या होता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ऑक्सीजन मेरा कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, काफी ज्यादा है। मतलब इसके पास जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से जो इनमें
एक्चुअल चार्ज जनरेट होना चाहिए था पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो एक्चुअल चार्ज जनरेट ना होके कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट ना होके ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। ज्यादा नजदीक चले जाने की वजह से इनमें कंप्लीट चार्ज जनरेट ना होके कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, एक पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन कौन से चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो डेल पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमारे कौन से नेचर के, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, मतलब इनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि उनमें कौन सा चार्ज जनरेट हो गया है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो गया, और पार्शियल चार्ज जनरेट होने की वजह से उन सॉल्वेंट को क्या बोला जाता है, पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलर सॉल्वेंट किसको बोला जाता है। तो जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो, सॉल्युबिलिटी जब होती है, मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब सॉल्युबल किया जाता है तो इसमें से एक एनर्जी निकलती है जिसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर इस हाइड्रेशन एनर्जी को हम एक और एनर्जी बोलते हैं, इसको बोला जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। मतलब कोई केमिकल कंपाउंड अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो उस टाइम पर उस केमिकल कंपाउंड का जो सॉल्युबिलिटी नेचर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, पूछा जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है या सॉल्वेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो इस प्रोसेस में देखो होगा क्या, आप सभी जानते हैं कि आपने किसी आयनिक कंपाउंड को, जैसे ए और बी एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें ए प्लस चार्जेस का है, बी मेरा नेगेटिव चार्जेस का है। ठीक, तो इस ए और बी कंपाउंड को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगी तो डिसॉल्व करने पर क्या होगा, आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्विंग के प्रोसेस को बोला जाता है डाइसॉल्यूशन। इसको याद रखिएगा, जिसको मैं डिसॉल्विंग डिसॉल्विंग बोलती हूँ ना, एक्चुअल में उसको डाइसॉल्यूशन बोला जाता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड को लेके अगर आपने किसी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व कर दिया तो उसका, उस केमिकल कंपाउंड का वो क्या कहलाता है, डाई सॉल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है। जैसे ही इसका डाई सॉल्यूशन हुआ, मेरा ए प्लस क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और बी नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन के बाद इसका सॉल्वेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट होता है, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज का, और वाटर मॉलिक्यूल में एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हालांकि पार्शियली है लेकिन दोनों में कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को वाटर मॉलिक्यूल के जो डेल नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसके सारे सराउंड में क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पूरे सराउंड में, और ये जो नेगेटिव है इसके पूरे सराउंड में डेल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब आयन में पॉजिटिव चार्ज वाले को सॉल्वेंट का जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है वो पूरी तरीके से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है डिसॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को जो सॉल्वेंट का हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर कर लेता है। मतलब अपोजिटली चार्ज्ड जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्जेस, जैसे सपोज देखो ये मेरा ए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस ए पॉजिटिव चार्ज को जब वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंड में लेगा तो इधर एक वाटर जुड़ेगा, इधर एक वाटर जुड़ेगा, फिर इधर एक वाटर जुड़ेगा, ठीक है, फिर इधर एक वाटर जुड़ेगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड एरिया में पूरी तरीके से क्या कर लेगा, अपनी साथ उसको कंबाइन कर लेगा या पूरी तरीके से उसको घेर लेगा। ठीक है, तो इसमें इसको कौन घेर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो इससे बाइंड कर रहा है। ठीक है, क्यों ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और जो मेरा आयन है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, अगर मैं बात करती हूँ मेरा अगर आयन कैसा हो, नेगेटिव हो, जैसे बी नेगेटिव है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज इसमें नेगेटिव है और इसमें क्या है,
डेल पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये अपोजिट चार्जेस को इन अ सॉल्वेंट क्या करते हैं, पूरी तरीके से उनके सराउंड एरिया में कवर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन का प्रोसेस, हाइड्रेशन का प्रोसेस। और जब ये हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है पोलर सॉल्वेंट में, तो हमारे जो आयंस होते हैं इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो गए, मतलब पूरी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड से क्या कर लिया है, घेर लिया है, ठीक है। तो इस टाइम पर इस हाइड्रेशन की वजह से जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी इनके, अब ये देखो ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो सॉल्वेंट इस आयन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको हम हाइड्रेशन का प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वाटर सॉल्वेंट को लिया हुआ है। तो हाइड्रेशन के प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको कौन सा एनर्जी बोला जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। या फिर जो सॉल्वेशन का प्रोसेस होता है उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोला जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रेशन कब ज्यादा होता है और कब कम होता है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी तब ज्यादा होती है जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू है अगर किससे, जो लैटिस एनर्जी है उससे काफी ज्यादा होता है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब किसी भी आयन के सॉल्वेशन की एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगा आपकी लैटिस एनर्जी से, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, पानी में या सॉल्वेंट में कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन यही चीज अपोजिट हो जाती है, लैटिस एनर्जी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इस टाइम पर होगा क्या, आपका जो कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी किसको बोला जाता है, आयन के कॉम्बिनेशन को। तो इसमें भी आयन कंबाइन हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें जो अपोजिट आयन कंबाइन हो रहा है वो उसका सॉल्वेंट है, इस वजह से एक और एनर्जी निकलेगी जिसको हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है। अब इस सॉल्वेशन एनर्जी में अगर सॉल्वेशन एनर्जी ग्रेटर देन है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो होगा क्या, कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है सॉल्वेशन एनर्जी से, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए।